In this session, we will be discussing the syllabus that is coming for the next examination. So the first question is रायतवारी सिस्टम. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रायतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने की थी. दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो. उस बंदे ने ये रायतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी. कहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी? मुंबई और मद्रास में. कब इंट्रोड्यूस की थी? 1820 में. So, in 1820 AD, the रायतवारी सिस्टम was introduced in the provinces. Provinces मतलब सिर्फ ये मुंबई और मद्रास नहीं है आज के ज़माने में. पहले ये प्रोविंस हुआ करते थे, बड़े रीजन हुआ करते थे. तो उसमें इंट्रोड्यूस की थी थॉमस मुनरो ने ये सिस्टम. ये सिस्टम है क्या? ये एक सिस्टम है जिससे ब्रिटिश लोग फार्मर के पास से टैक्स लेते थे. एक सिस्टम है. सो इन दिस सिस्टम द टिलर ऑफ द लैंड वॉज मेड द ओनर ऑफ द लैंड. जो बंदा खेती करता था वही उस ज़मीन का मालिक बनाया गया था. द फार्मर हैड टू पे द लैंड रेवेन्यू एज पर द कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट. फार्मर को एज पर द गवर्नमेंट टैक्स देना था. जो गवर्नमेंट बोलेगी आपको इतना टैक्स देना है, वैसा ही टैक्स फार्मर को गवर्नमेंट को देना था. गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट. दिस प्रैक्टिस डिड नॉट हैव एनी बेनिफिट इन द लैंड ओनरशिप बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स. जो ये फार्मर था उसको इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ दिस प्रैक्टिस से. उसको ओनर तो बनाया गया था इस सिस्टम के अंदर, पर इससे कोई फार्मर या उसकी जो ओनरशिप थी उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू था, जो टैक्स फार्मर को देना था ब्रिटिश को, वो बहुत ही एक्सेसिव था. द गवर्नमेंट हैड द राइट टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू व्हेन एवर इट वांटेड. ये जो टैक्स था वो कभी भी बढ़ सकता है. आपको ब्रिटिश को अगर डिसाइड हुआ था 50% आपको टैक्स देना है, तो बढ़ा के कभी भी 60% टैक्स भी ले सकते थे. Whether the crop failed or destroyed, the रायत had to pay the land revenue. जो फार्मर था उसको टैक्स देना ही है, क्रॉप चाहे बर्बाद हुआ हो या नहीं हुआ. मतलब अगर बारिश ज़्यादा हो गई और क्रॉप जो है वो फसल बर्बाद हो गई तो भी आपको टैक्स देना है. सो इन शॉर्ट क्या था? ये एक सिस्टम थी जिससे ब्रिटिश लोग फार्मर के पास से टैक्स लेते थे, और फार्मर के पास से डायरेक्टली टैक्स लेते थे. बीच में कोई लैंडलॉर्ड नहीं था, ना कोई विलेज हेड था. सीधी डायरेक्ट टैक्सेशन थी फार्मर के पास से, और फार्मर को ही ओनर बनाया गया था इस सिस्टम में. पर टैक्स बहुत ज़्यादा था. गवर्नमेंट कभी भी ये टैक्स बढ़ा सकती थी, और आपको टैक्स देना ही है चाहे क्रॉप फेल हो या सही हो. ये पूरी सिस्टम थी. ये सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1820 में. किसने इंट्रोड्यूस की थी? थॉमस मुनरो ने. और कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी? इन द प्रोविंसेस ऑफ मुंबई एंड मद्रास. ये दो जगह पे इंट्रोड्यूस हुई थी, पूरे भारत में नहीं हुई थी. आपको इतना याद रखना है. ये इतना लिखेंगे तो 3 मार्क मिल जाएंगे. फिर दूसरी सिस्टम थी महलवारी सिस्टम. कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1822 में. किसने इंट्रोड्यूस की थी? होल्ट मैकेंजी ने. कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड सम रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. ये मैंने एक्सप्लेन किया था कौन कौन से रीजन हैं स्पेसिफिकली, बट आपको एग्जामिनेशन में यही लिखना है. क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टेक्स्ट बुक में आपको ये सब दिया गया है, तो हम टेक्स्ट बुक ही फॉलो करेंगे. ये सिस्टम क्या थी? ये सिस्टम भी वही थी, टैक्स लेने की सिस्टम फार्मर के पास से, जो इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने. ये जो टर्म महल है उसका मीनिंग क्या होता है? इज़ यूज्ड फॉर ए विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस. महल का मतलब होता है एक गांव या गांव का समूह. और ये रायत वाली सिस्टम है ना, उसमें रायत का मीनिंग क्या होता है? पीसेंट मतलब फार्मर. आपको ये पता होना चाहिए, ये बेसिक जानकारी है. ये फार्मर के पास से डायरेक्टली टैक्स ले रहे हैं, तो यहाँ रायतवारी सिस्टम है. और यहाँ महलवारी क्यों है? क्योंकि विलेज के पास से टैक्स ले रहे होंगे, और उसमें जो टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी विलेज हेडमैन की है, मतलब सरपंच एक प्रकार का. वही टैक्स लेता है गाँव के लोगों से. तो यहाँ पे क्या था? गाँव के लोग थे, बीच में विलेज हेड टैक्स कलेक्ट करता था और ब्रिटिश को देता था. यहाँ पे विलेज हेड कोई कमीशन नहीं ले रहा था. लैंडलॉर्ड जो परमानेंट सेटलमेंट था वो 10% अपने पास रखता था. यहाँ पे ऐसा नहीं था. यहाँ पे तो डायरेक्टली फार्मर ही दे रहे थे ब्रिटिश को, और यहाँ पे बीच में विलेज हेडमैन था. ये आपको पता होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द यूनिट फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज नॉट फार्मर्स लैंड बट द एंटायर विलेज और इस कलेक्टिव लैंड. मतलब जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम था उसके अंदर यहाँ पे एंटायर विलेज से ही टैक्स लेते थे ये लोग. कोई इंडिविजुअल फार्मर के पास से नहीं लेते थे. मतलब कोई फार्मर नहीं था ऐसा डायरेक्टली जिससे हम ब्रिटिश लोग टैक्स लेंगे. एक पूरा गांव है उसको बोल दिया था कि इतना टैक्स आपको
सामूहिक तौर पे देना है, आपके पास इतनी ज़मीन है तो आपको ये टैक्स देना है, तो गांव मिलके पूरा ये टैक्स भरता था। और जो टैक्स था वो लेता था विलेज हेडमैन, और वो लेकर देता था ब्रिटिश को। दिस सिस्टम चेंज द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। एज अ रिजल्ट द स्टेबिलिटी एंड द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडियन विलेजेस वॉज सेटल्ड। जो पहले स्टेबिलिटी थी गाँव की, और ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट थे, वो सिटीज़ पे डिपेंड नहीं करते थे, किसी और गांव पे भी डिपेंड नहीं करते थे, वो सेल्फ सफिशिएंट थे। पर अब वो जो सेल्फ सफिशिएंसी थी वो चली गई थी, क्योंकि उन्होंने पूरे बदलाव कर दिए थे लैंड सिस्टम के अंदर। तो इसमें क्या आपको लिखना है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1820 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था? होल्ट मैकेंजी ने। कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और सेंट्रल इंडिया के अंदर। महल का मीनिंग होता है गांव या ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट करने की सिस्टम थी उसमें ये था कि आपको पूरे गांव को मिलकर टैक्स देना है आपकी पूरी ज़मीन के ऊपर। अकेले फार्मर को टैक्स नहीं देना, पूरे गांव को मिलके जितनी भी ज़मीन है उसके हिसाब से टैक्स देना है। और जो टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पे थी गांव के हेडमैन को, जो हेड करता था। उस सिस्टम की वजह से जो स्टेबिलिटी और ऑटोनॉमी ऑफ द इंडियन विलेजेस है वो सेटल्ड हो गई। फिर तीसरा आंसर है एक्टिविटीज़ ऑफ द ट्राइब। कौन कौन सी एक्टिविटी करते थे ट्राइबल लोग ब्रिटिश रूल के दौरान? तो कुछ ट्राइबल ग्रुप थे वो करते थे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, वो एनिमल्स को मारते थे। और दूसरा ये भी करते थे कि फॉरेस्ट में जाके कुछ दवाइयाँ, खाने की चीज़ें वो सब गैदर करते थे और बेचते थे। कौन थे ये? सम ट्राइबल ग्रुप्स लाइक मुंडास एंड खोन्स। ये दो ग्रुप है, आपको लिख सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप्स हंटिंग और गैदरिंग करते थे। सम ट्राइबल ग्रुप्स वर एसोसिएटेड विद द एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन में भी थे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स। वन गुज्जर ऑफ पंजाब एंड लंबड़ी कम्युनिटी ऑफ द आंध्र प्रदेश रेड काउस एंड बफेलोस, वो गाय और भैंसों को पालते भी थे। हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, तो पहला ट्राइब क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहा था। फिर दूसरा ये ट्राइबल ग्रुप क्या करते थे? यूज टू रेयर काउस एंड बफेलोस। फिर तीसरे गड्डीज ऑफ कुल्लू एंड बकरवल कम्युनिटी ऑफ कश्मीर रेड शिप्स एंड गोट्स, वो शिप और गोट को भी पालते थे। ये एक्टिविटीज़ ट्राइबल लोग करते थे ब्रिटिश रूल के दौरान। सो द ग्रुप्स ऑफ संताल्स अराउंड हजारीबाग रेड सिल्कवर्म्स, ये सिल्कवर्म्स जो थे उनको रेयर करते थे। जो संताल्स हजारीबाग के आसपास रहते थे। हजारीबाग कहाँ पे आया? झारखंड में। सम ऑफ देम वर फार्मर्स मोस्टली इन एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। कुछ लोग फार्मिंग भी करते थे, कुछ ट्राइबल ग्रुप फार्मिंग भी करते थे। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में। तो आपको ये लिखना है, तो आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। क्या है कि कुछ ट्राइबल लोग हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे, कुछ ट्राइबल लोग गाय और भैंस को पालते थे, कुछ ट्राइबल लोग शिप्स और गोट्स को पालते थे, कुछ ट्राइबल ग्रुप के लोग सिल्कवर्म्स को पालते थे और कुछ फार्मिंग भी करते थे। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। वाई वॉज द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो इंक्रीज इन द यूरोपियन कंट्रीज? पहले यहाँ पे लिख दिया है इंडिगो वॉज यूज टू डाई कॉटन क्लॉथ, मतलब जो कॉटन क्लॉथ था उसको कलर करने के लिए इंडिगो इस्तेमाल होता था, डाई करने के लिए। अब क्यों उनकी डिमांड बढ़ गई? तो स्पेशलिटी क्या थी इंडियन इंडिगो की कि उसका जो कलर था वो बहुत ही ब्राइटली शोन करता था। मतलब अगर कोई कॉटन क्लॉथ पे इंडिगो लगाया गया तो वो बहुत ही शाइनिंग दे रहा था दूसरे इंडिगो के मुकाबले। अगर दूसरे देशों का इंडिगो है वो उतना शाइन नहीं करता था कॉटन क्लॉथ के ऊपर, पर इंडियन इंडिगो शाइन करता था। ये उसकी स्पेशलिटी थी इंडियन इंडिगो की। फिर दूसरा ये था अप टू 1790 AD यूरोपियन कंट्रीज यूज टू गेट द सप्लाई ऑफ इंडिगो फ्रॉम द कैरेबियन कंट्रीज। मतलब जो ये इंडिगो था पहले यूरोपियन कंट्रीज में कैरेबियन कंट्रीज से आता था, बट आफ्टरवर्ड्स द इंडिगो प्रोडक्शन इन द कैरेबियन countries reduce, so the demand for the Indian indigo increased in the European markets. अब कैरेबियन मार्केट से वहाँ से आ रहा था पर वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गए, तो उसकी वजह से इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ गई। मतलब आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला तो इंडियन इंडिगो जो था उसका कलर बहुत ही शाइनी था अगर कॉटन क्लॉथ पे इस्तेमाल करें तो, और दूसरा ये था जो कि सप्लाई ऑफ इंडिगो है कैरेबियन आइलैंड से वो कम हो गई थी, तो उसकी वजह से इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ गई। 2 पॉइंट्स लिखे, 2 मार्क्स मिल गए। राइट अबाउट एनी 2
फंडामेंटल राइट्स, 2 फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखिए। इन 6 में से कोई 2 के बारे में लिख दीजिए। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट और कलर। मतलब हिंदू है, मुसलमान है, महिला है, पुरुष है, ऊपरी जाति से है, निचली जाति से है, काले हैं, गोरे हैं, आप सब इक्वल हैं बिफोर द लॉ। कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके कलर, रिलीजन या कास्ट के हिसाब से नहीं होगा। ऑल सिटीजन्स शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट और कॉम्पिटेंस। मतलब राजा का बेटा सीधा ही एंट्री मार दे और आपकी पोजीशन ले ले, ऐसा नहीं होगा। आप में काबिलियत है, आप स्कोर करके लाए हो, तो आपको उस हिसाब से कॉलेज में एंट्रेंस मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मतलब सब इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, राइट टू फ्रीडम, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ एंड इज़ ऑल्सो फ्री टू ट्रैवल, रिसाइड एंड परस्यू लाइवलीहुड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब आप चाहे मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करो, राहुल गांधी को क्रिटिसाइज़ करो, ये आपकी फ्रीडम है, बट ये वायलेंट नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात रख सकते हो, ये आपका अधिकार है। कोई आपको बोल नहीं सकता कि आप अपनी बात नहीं रख सकते हो। यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़। और दूसरा क्या है इसके अंदर कि आप कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया में जाके रह सकते हो, काम कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अभी कर्नाटका में ऐसा हुआ था कि वहाँ के प्राइवेट सेक्टर ने ऐसा बोल दिया था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया था कि वहाँ के प्राइवेट सेक्टर में 75%, 50% या 75% वहाँ कर्नाटका के लोग ही काम कर सकेंगे। तो ये तो भेदभाव हुआ ना बाहरी लोगों से, तो ये नहीं होना चाहिए। Everyone who is part of India can live and reside in any part of India whenever they want, wherever they want, because it is a fundamental right given in the Indian Constitution. State any 4 fundamental duties. ये आपकी ड्यूटीज़ क्या है कंट्री जो है अपना भारत उसके तरफ। तो हमारा जो संविधान है उसे फॉलो करना है, हमें रिस्पेक्ट इज आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम है उसे भी रिस्पेक्ट करना है। ये हमारा पहला फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरा क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जैसे कि क्या था, अहिंसा, फिर सत्याग्रह, फिर फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये सारे नोबल्स विचार है जो जिसकी वजह से हमें फ्रीडम मिली, उसको हमें चेरिश करना है और फॉलो भी करना है। वी हैव टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। मतलब हमारा जो देश सोवरेन है, फ्री है, उसे वो फ्रीडम हमें प्रोटेक्ट करनी है, हमारी यूनिटी हमें मेंटेन करनी है और हमें कभी टूटना नहीं, हमें साथ में ही मिलकर रहना है। ये हमारी ड्यूटी है। वी हैव टू द फोर्थ इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब हमें अपने देश को बचाना है, जब भी ज़रूरत पड़े तब हमें आगे आके देश के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना है और कभी भी नेशनल सर्विस देने के लिए तैयार रहना है। कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ बहुत सारे थे, शायद 13 थे, उसमें से कोई 4 लिख सकते हो, या 6 में से कोई 2 लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। ये आपके पेज 8 में आंसर दिया है, यही लिखना है एस मार्क्ड। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको एस मार्क लिखना है, पर पेज नंबर नहीं लिखा था, तो कई बंदों ने कुछ और ही आंसर लिख दिया था कहीं पे, तो इसलिए मैंने पेज नंबर भी लिखा है कि मैंने मार्क करवाया था, ये ही लिखना है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 फीचर्स मैंने मार्क करवाया, वही लिखना है। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी लिखिए, उसके बाद फीचर्स लिखना चालू किए, मतलब उसे एक्सप्लेन करिए। फिर दूसरा शायद रिपब्लिक था और तीसरा था सेक्युलरिज्म। तो ये तीनों के बारे में आपको लिखना है और उसे एक्सप्लेन करना है, तो 4 मार्क मिल जाएंगे। पेज 107 में है। फिर ये क्वेश्चन था बिरसा मुंडा एंड इस मूवमेंट, उसमें पहले बिरसा मुंडा के बारे में लिखना है, फिर उसका मूवमेंट के बारे में लिखना है, 4 मार्क। पेज 11 और 12 में इसका आंसर है, टिक कराया था, सब कुछ टिक हुआ है।
तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसे। हाउ वर द फार्मर्स एक्सप्लॉइटेड इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम थी उसके अंदर फार्मर्स कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे थे। ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या थी, ये भी एक टैक्स कलेक्ट करने की सिस्टम थी जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की थी। द फार्मर्स वे एक्सप्लॉइटेड ड्यू टू द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बिकॉज द फार्मर हैड टू कंपल्सरी पे द लैंड रेवेन्यू डिसाइडेड बाय द लैंडलॉर्ड वेदर देयर वाज हार्वेस्ट और नॉट। तो इसमें भी यही था कि फार्मर्स को टैक्स देना है लैंडलॉर्ड को, चाहे अच्छी फसल हो या ना हो। दिस लैंडलॉर्ड वुड प्रैक्टिस एट्रोसिटीज ऑन द फार्मर्स टू कलेक्ट देयर रेवेन्यू, मतलब मारपीट करके भी फार्मर्स से वो टैक्स लेते थे कोई भी तरीके से। तो इसकी वजह से फार्मर्स डिस्ट्रेस में आ गए थे। दिस इज़ हाउ द फार्मर्स वे एक्सप्लॉइटेड ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ऐसे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था लैंडलॉर्ड के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट में। द गवर्नमेंट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ फार्मर्स, जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको भी पड़ी नहीं थी फार्मर्स की। एज अ रिजल्ट देर वर मैनी रिवोल्ट्स ऑफ फार्मर्स इन बंगाल, बहुत सारे फार्मर्स ने इस सिस्टम की वजह से बंगाल में रिवोल्ट किया था। बंगाल विच वॉज कंसिडर्ड अन्न भंडार बिकेम इम्पोरिश्ड, पहले बहुत सारे ग्रेन्स थे बंगाल के अंदर, अब बहुत ही गरीब हो गया था इस सिस्टम की वजह से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि चाहे आप हार्वेस्ट हो या ना हो आपको टैक्स देना ही है। इस सिस्टम में ऐसा था, ऊपर ब्रिटिश थे, बीच में लैंडलॉर्ड थे जो 10% लेते थे लैंड रेवेन्यू का, और नीचे थे फार्मर्स। अगर आप ये भी लिख दो कि फार्मर सेटलमेंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब इंट्रोड्यूस किया था और कहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, तब भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। मतलब आपको ये सब अगर साथ में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा है। दिस मेथड है ट्रूली प्रूव टू बी द कर्स फॉर द फार्मर्स, शाप के रूप में फार्मर्स के लिए सिस्टम साबित हुई। फिर 1 मार्क के क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो पेज नंबर 5 में पूरी डेफिनेशन है, एक लाइन की है, आपको यही याद करनी है। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज दैट प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, या फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ पार्ट रही थी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। कौन हो सकता है, मतलब कौन सी पर्सनालिटीज़ थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन था, HP मोदी शायद पारसी था। मोदी का स्पेलिंग मैंने आपको लिखाया था, PAMODY आएगा, अगर पारसी है तो मोदी नहीं आएगा। AKS अय्यर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कन्हैयालाल मुंशी, KT शाह, ये सब वेल नोन पर्सनालिटीज़ थी जो पार्ट रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ये सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित भी पार्ट थे, पर ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे इस आंसर में लिखेंगे फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स और द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और द प्रिपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें ये दोनों नाम लिख दो, सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित। में 1 मार्क ही मिलने वाला है इन सभी क्वेश्चंस का, तो उस हिसाब से लिखना है। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे, जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी और द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, या तो जो आर्किटेक्ट माने जाते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब लागू हुआ था, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे, तब लागू हुआ था 1950 में। कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था, वॉज प्रिपेयर्ड ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन इस तारीख को बन गया था और इस तारीख में इम्प्लीमेंट हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये लिखा है, मीर कासिम वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर रिमूविंग मीर जाफर। मीर जाफर को रिमूव किया था ब्रिटिशरों ने नवाब ऑफ बंगाल की पोस्ट से, उसके बाद किसे नया नवाब बनाया था, मीर कासिम को। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया के अंदर। विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ प्लासी गेव द ब्रिटिश द पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल। मतलब जो बैटल ऑफ बक्सर थी उसके बाद ब्रिटिश को पावर मिला था कि वो
रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। फिर ये जो रायतवाड़ी सिस्टम थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो ये रायतवाड़ी सिस्टम थी वो इंट्रोड्यूस की थी थॉमस मुनरो ने। फिर ये आपकी जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्मेट है, पहले MCQ आएंगे 5 मार्क के, उसके बाद ट्रू और फॉल्स आएंगे 5 मार्क के, फिल इन द ब्लैंक्स आएगी 5 मार्क की। ये जो वर्कशीट का वीडियो है वो देख लीजिए, यहाँ से आएंगे। फिर आंसर इन 1 सेंटेंस, 4 में से 5 में से कोई 4 लिखना है। फिर उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, वो 4 लिखने हैं 5 में से। फिर 3 मार्क के क्वेश्चन हैं, वो लिखने हैं 3 4 में से। और फिर 4 मार्क का क्वेश्चन लिखना है 2 में से कोई एक। ये फॉर्मेट रहेगा आपकी एग्जामिनेशन का।